हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम अपने नए यूट्यूब चैनल रोहित अध्ययन के ऊपर। और आज की इस चर्चा में हम लोग अर्थशास्त्र क्लास 10th को देख रहे हैं। और क्लास 10th के इस अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास को हम लोगों ने शुरू किया था। इसके इस क्लास की 2 कक्षा जो है पहले हो चुकी है और आज से अब हम इसके आगे को पॉइंट को देखने वाले हैं। तो इसके आगे के पॉइंट में जो हमारा टॉपिक आता है वो अर्थव्यवस्था के अर्थ के बाद जो है अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा में हमने अर्थव्यवस्था को 3 प्रकारों में बांटा था: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की चर्चा हम लोगों ने अच्छे तरीका से कर लिया है। अब इसके अगले टर्म को देखेंगे तो 2-3 पॉइंट इसमें बताने वाली ये है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो आर्थिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर, एंड दूसरे नंबर पे है द्वितीयक क्षेत्र, दैट इज सेकेंडरी सिस्टम, और तीसरे नंबर पे है तृतीयक क्षेत्र। और इन तीनों क्षेत्रों के देखने के बाद जिसको बोला जाता है टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर एवं तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, अर्थात सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। हमने इस तीनों को अच्छी तरह से पिछली कक्षा में देख लिया था। अब पॉइंट यह है कि इन तीनों क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय आय में क्या क्या है। योगदान राष्ट्रीय आय में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से भी बन जाता है। बिहार बोर्ड का यह फेवरेट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड ही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्जामों में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इन क्षेत्रों का राष्ट्र के प्रति जो सम्मिलित किया जाता है वस्तु या योगदान सम्मिलित किया जाता है वो कितना होता है। अब इसमें सेशन बाय सेशन अगर देखा जाता है तो 1901 से अगर अपने देश की इकोनॉमिक व्यवस्था देखा जाए तो 1901 में जो प्राथमिक क्षेत्र था वो तकरीबन 63.6%। यह बढ़ते बढ़ते फिर आगे की तरफ जैसे जैसे समय बढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो घटते चला गया और 2007 में जो योगदान रहा है प्राथमिक क्षेत्रों का वो 22% पर आके रुक गया। अब फिर द्वितीय क्षेत्रों में देखा गया जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो उस समय 12% थे। 1901 के इस समय में 12%। फिर 2007 के समय में जो रहा वो 14.3% से बढ़ करके 22.0% तक यह सेकेंडरी सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय आय में रहा। और यदि हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो शुरुआत में तृतीय क्षेत्र का 23% 1901 के समय में रहा है और 2007 तक आते आते यह 56% को कवर करता है। इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र को इसमें 56% जो योगदान है राष्ट्रीय आय का, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा कवर करता है। देश के आधी से ज्यादा व्यवस्थाओं पे सर्विस सेक्टर का योगदान होना कहीं ना कहीं यह अर्थव्यवस्था को निर्भरता प्रदान करता है। और अर्थव्यवस्था पूर्णतया से भारत की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर के ऊपर निर्भर कर रहा है। सर्विस सेक्टर अथवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को रखा जाता है इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा इसमें भी हम बता ही देते हैं कि तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र जो है
इससे वो सब क्षेत्र आते हैं जिसमें मानव अपनी वस्तुओं का उपभोग करता है, अथवा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को उपभोग के क्षेत्र जिसमें आएंगे वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जिस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्रों से फसल उत्पादन किए जाते हैं, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन किए जाते हैं, और तृतीयक क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में हम मछलियों का उपभोग करते हैं। तो जो चीज उपभोग तक पहुंच जाए वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यातायात, परिवहन, ये सभी चीजें जो है, व्यापार, संचार, ये सभी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यापार, संचार, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सभी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान के समय में आप देख रहे होंगे कि ये सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होते जा रहा है, और वाकई में होते जा रहा है। अब ये प्राथमिक क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता कम होते जा रही है, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के तरफ बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें होती है वो आती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर्ड हो गया उसका उपभोग करने के लिए आएगा। तो अब वर्तमान में सभी लोग उपयोगिता के दृष्टिकोण से सेवा क्षेत्र को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, और ये है भी। भारत ही नहीं, अपितु अगर किसी अन्य राज्यों की बात देखा जाए, मतलब या राष्ट्रों की बात देखा जाए, अमेरिका वगैरह देशों में, अभी चाइना सबसे ज्यादा, और एक न एक दिन चाइना ग्लोबल इकोनॉमी बन करके नंबर 1 इकोनॉमी बन करके उभरेगा, और जो वो राह पर भी है। आप वहां की इकोनॉमिक व्यवस्थाओं को देखिएगा, पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। वहां के मोबाइल कंपनी का और व्यवस्था देखिए, या ऑटोमोबाइल की देखिए, जितनी भी गाड़ी संपदा व्यवस्थाएं हैं वो सबको देखिए, आपको कहीं ना कहीं डेवलप्ड मिलेंगे। यहां से वहां की मॉल की व्यवस्था को देखिए, लगेगा जैसे कि 5 स्टार होटल वगैरह वहां का मॉल में, और अपने भारत में आपको इक्का दुक्का मिलेगा। कुल मिला के ये सब व्यवस्थाएं जो है एक अर्थव्यवस्था को, ये सारा स्वरूप अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है। अब इन सभी से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र से ये बात तो निकल के आ गया कि देश के आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम को यह डिवाइड करता है, यह एक डिवीजन प्रदान करता है। ये तीनों एरियाज मिलकर के, ये तीनों सेक्टर्स मिलकर के देश के इकोनॉमिक व्यवस्था को निर्माण करने का काम करता है। और यहीं से एक नए टॉपिक क्लास 10th में आप लोगों को इंक्लूड किया गया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और यहीं से निकल के वो बातें आती है अर्थव्यवस्था के प्रकार। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार में जिस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से अब अर्थव्यवस्था के किस देश में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, उसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहला नंबर पे है, अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहला नंबर पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको बोला जाता है,
और इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जब आप लोग बिहार सर्विस एग्जामिनेशन का, जैसे बीपीएससीआर का एग्जाम दीजिएगा, बिहार सिविल सर्विसेज की, तो उन सभी में आपको इन सबको बृहद पैमाने पे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको इन सब के इंट्रोडक्शन करते साथ साथ इसके डिफिनेशंस को देखेंगे। जैसे जैसे कक्षा आप लोगों की आगे की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे आप लोग इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएशंस बदलते हुए देखेंगे। बहुत सारे वेरिएशन इसमें आएंगे। अब जिसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। हम एक एक करके इन सभी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप लोग जरूर इसको देखिएगा और नोट्स के फॉर्म में ये सब को उतारते चलिएगा। और कभी भी जब आप इस कक्षा में बैठें तो जरूर पेन और पेपर लेके बैठें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब यह होता है कि वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश जहां पे पूंजी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता हो, और पूंजी का सर्वाधिक महत्व दिया जाना पर एक तरह से कहा जाए कि उस पर एकाधिकार हो। और एकाधिकार किसका होता है? तो वह किसी एक व्यक्ति की अगर संपदा हो, संसाधन हो, तभी उस पर एकाधिकार हो सकता है। सरकार के पास जो संपदा होती है वो पूरे देश के लिए होती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का अगर संसाधन, किसी एक व्यक्ति का संसाधन हो तो वह उस पर एकाधिकार केवल उस व्यक्ति का होता है। जैसे कि रिलायंस जियो की आप एग्जांपल देख सकते हैं। रिलायंस जियो पर एक व्यक्ति का अधिकार, और इस तरह से जब पूरा देश में ही इस तरह का सिस्टम लागू हो जाए तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पे जाना जाता है। अर्थात उसका डेफिनेशन सुनिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां का उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है वैसे अर्थव्यवस्था, विश्व देश में अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवादियों का महत्व हो, जहां पे सभी चीजें प्राइवेट हो और उसका मालिक कोई एक निजी हो, जिसके अंतर्गत लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो जिन भी संसाधन का उपयोग करेंगे उसका मालिक कोई एक व्यक्ति और निजी व्यक्ति हो, वो सरकार का आदमी नहीं। जैसे हम लोग मोबाइल टेलीकॉम इंडस्ट्री, अभी जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और जियो वगैरह अपने भारत में पूरी तरह से प्रसारित हो रही है, उन सभी का आप देखते होंगे कि एकाधिकार व्यक्ति केवल, और जैसे मुकेश अंबानी जियो के पूरे मालिक हैं, सर्वे सर्वा, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं। सरकार को केवल अपना टैक्स देंगे और उस तरह से वो अपना बिजनेस चलाएंगे। बिल्कुल उस प्रकार से जब पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाए तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात वहां से निकलने वाली चीजें, वहां बनने वाली चीजें और वहां बिकने वाली चीजें, ये सभी चीजों का मालिक एक होता हो, निजी व्यक्ति होता हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति होता हो। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे, इसके नोट्स को लिखते चलिएगा। वह अर्थव्यवस्था या वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता हो या निहित हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल में देखिएगा, तो जैसे कि लाइक अमेरिका, जापान,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दिस थ्री कैपिटल हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, तो ये अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी, ये तीनों देश जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आप लोग एक बार इस डेफिनेशन को फिर से देखेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जस्ट चल रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर। लिखेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा लाइट ज्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइट थोड़ा सा कम हो जाए। थोड़ा सा लाइट को कम कर देते हैं। अब ठीक है, आप लोग लिखिए। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता हो, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। डियर स्टूडेंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समाजवादी अर्थव्यवस्था में चलेंगे। इसमें आप लोग देखिएगा, वैसी अर्थव्यवस्था, और यहां नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए, समाजवादी है। अर्थात जो समाज के लिए होता, समाज के लिए पूंजी उत्पादनों की व्यवस्था की जाती हो, उत्पादन के संसाधनों की उपयोगिता समाज के लिए निहित होता हो, सामाजिक विधि व्यवस्था के तहत आता हो, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का, आप लोग साथ में लिखते चलेंगे, स्वामित्व सरकार के हाथों में हो, होता हो। अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे जितनी भी चीजें उत्पादन होंगी, जहां से जितनी भी चीजें बनेंगी, निकलेंगी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र अथवा तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों से जिन जिन चीजों की उत्पादन की व्यवस्थाएं होंगी, वो सभी उत्पादनों पर जो कंट्रोल होता होगा, नियंत्रण होता होगा, वो सरकार के हाथों में होता हो। और सरकार के हाथों में अगर उत्पादन हो रहा हो, नियंत्रण हो रहा हो उत्पादन के साधनों का, तब उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। वह अब इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में हमारी दुनिया में चीन, क्यूबा, वियतनाम, ये देश जो है, चीन, क्यूबा, वियतनाम, इस टाइप के देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। अब आप लोग जानते होंगे चीन, क्यूबा, वियतनाम, चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनके अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल होंगी, जितना भी चीज वहां उत्पादन होंगे। चीन में सरकार मजबूत है, सिंगल पार्टी वहां पे चलती है। इस चीज की चर्चा हम लोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करेंगे, लेकिन चीन की व्यवस्था काफी ज्यादा ही सुदृढ़ है इन सब मामलों में, और उस पर सरकार का कब्जा, हर बड़े क्षेत्रों में सरकार के ऊपर कब्जा होगा। यहाँ पे अमेरिका वगैरह में ये सब में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन चीन वगैरह में सरकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाता है। क्यूबा, जैसे चीनी का कटोरा इस क्यूबा को कहा जाता है, सॉरी क्यूब लिखा गया था, क्यूबा, वियतनाम, इन सब देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती। इसको लिख लेंगे सही बच्चे। और जस्ट हम लोग चल रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। 1 मिनट में सभी लोग लिख लेंगे। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता हो,
उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहा जाता है वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के हाथ में के वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के हाथों में हो, अर्थात पूंजीवाद, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, लाइक भारत। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, अर्थात पूंजीवाद एवं समाजवाद, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। तो इसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत। अब समझिए कि ये किस तरह से होता है। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उसमें सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्राइवेट सरकारी व्यवस्था, प्राइवेट की जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हर राज्य में, हर सेंटर में, हर राज्य में और केंद्र में आपको देखने को मिलेंगे, वो सब पे सरकार की व्यवस्था है और उसके ऊपर निजी व्यक्ति का भी व्यवस्था है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे यातायात परिवहन में जितनी भी चीजें होती है उस पर निजी व्यक्ति का भी सहयोग होता है, सरकार का भी सहयोग होता है। ट्रेन की व्यवस्था यातायात परिवहन में देखिए, इसमें प्राइवेट व्यक्तियों का भी निवेश होता है, सरकार का भी निवेश होता है और उस पर सरकार के द्वारा ट्रेन वगैरह के ऊपर निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि अप्रैल में 1 अप्रैल से जो टिकट बुकिंग का नियम है वो बदलने जा रहा है। 8 घंटे के बाद, 8 घंटे से पहले अगर आप करते हैं तो कुछ रिफंड मिलेगा, और यदि टिकट बुकिंग के समय से 8 घंटे जो स्टार्ट होने वाले हैं ट्रेन आपके, वहां से 8 घंटे के बीच में अगर आप करते हैं तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो नियम बनाते हैं वो सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य सारे जो व्यवस्थाएं उसमें कुछ ना कुछ निजी व्यक्तियों का शेयर भी रहता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक अवस्था है उस आर्थिक व्यवस्थाओं में आपको सरकार एवं निजी व्यक्ति इन दोनों के सहयोग से आपको आर्थिक व्यवस्था भारत का चलते हुए देखना मिलेगा। यदि मैं ज्यादा जोर से यदि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, यदि स्पीड में बोल रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है वो हैबिचुअल होता है और वो स्पीड में बोलना थोड़ा हैबिट सा है, तो इस चीज को आप मेंटेन कीजिएगा। और इस तरह से अर्थव्यवस्था के प्रकार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो पॉज करके सभी बच्चे लिख लेंगे। और अभी अब जस्ट हम चल रहे हैं आगे की तरफ से, आगे की तरफ हम चल रहे हैं, इसको पॉज करके सभी बच्चे लिख लेंगे। अब यहां के बाद हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था के विकास के ऊपर। तो आप लोग इतना तक लिख लिए होंगे, तो अब हम अर्थव्यवस्था के विकास के ऊपर चल रहे हैं।
अर्थव्यवस्था के विकास की तरफ चलेंगे तो अब इसको पहले समझते हैं। किसी भी देश का जो आर्थिक व्यवस्था होता है उसका विकास आखिर कैसे होता है, किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम का ग्रोथ जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, आपके घर में एक तरह से इसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए आपके घर में 3 या 4 मेंबर हैं और वो 3-4 मेंबर में से माना जाए ए, बी, सी और डी, ये 4 मेंबर हैं और ये 4 मेंबर में सबसे पहले ए कमाना स्टार्ट करता है और ये ए कमाता है 10,000 रुपए। बी कुछ दिनों तक नहीं कमाता है और उसके बाद वो कमाने लगता है फिर से 12,000 रुपए। सी कमाने लगता है, तो चलो सी थोड़ा छोटा है, वो 8,000 कमाने लगता है और डी फिर 10,000 कमाने लगता है। आप देखिए कि जब शुरुआत में केवल ए कमा रहा था तो आपके घर का टोटल इनकम मात्र 10,000 रुपए था, लेकिन जैसे जैसे बी कमाने लगा आपका घर का इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर वो 22,000 तक गया और फिर आपके घर का इनकम फिर 8,000 सी के आने से हो गया तो उसका इनकम 30,000 तक गया और डी के कमाते ही आपका टोटल उस घर का इनकम 40,000 रुपया चला गया। तो ये तो एक परिवार की बात हुई कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ते गया, आपका इनकम का स्रोत बढ़ते गया, आपके घर की इकोनॉमिक व्यवस्था, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होने लगा। जब इसको पूरे देश पर लागू करेंगे तब कैसे लागू होगा? तो पूरा देश का जो आर्थिक व्यवस्था होता है उसका विकास वहां का उत्पादन व्यवस्था को लेकर के होता है। उत्पादन सिस्टम जितना भी होगा उत्पादन उस देश में, वह उसके इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा। अब देश में तो जो आर्थिक व्यवस्था है उससे ये ही होता है कि रुपया पैसा जितना होगा देश उतना अमीर होगा। तो आपने यहां पे देखा जैसे घर में जितना रुपया आया घर अमीर होते चला गया, घर की इकोनॉमी ग्रो करते चले गई। तो देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, उसका ग्रोथ कैसे होगा? तो देश के लिए क्या होता है, उसके अंतर्गत निहित संसाधनों का उत्पादन बढ़ना। अगर ये माना जाए कि जितने रुपया जैसे घर में बढ़ते हैं वैसे प्रकार से देश में भी रुपया बढ़ते चले जाए और हम अमीर हो जाएंगे, तो देश में तो रुपया छापने की मशीन है, कागज की कोई कमी नहीं है। अब उसको रुपया छापते छापते पूरा घर भर दे और कहे कि जो मन है सो खरीद लेंगे, तो एक घर के लिए ठीक है, लेकिन एक राष्ट्र जो है अपना खुद का पैसा ही खुद बढ़ाएगा तो उसका ग्रोथ उस तरह से नहीं होगा, उसका अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन आप समझिए, तो अवमूल्यन होता है किसी भी चीजों का असीमित दाम हो जाना, असीमित रेट हो जाना, वह अवमूल्यन हो जाएगा। अब ईरान जैसे देशों में कभी कभार क्या होता है 10,000 रुपए में जो है एक समोसा मिलने का बात आता है, तो अपने देश में अभी 10 रुपए समोसा, वहां 10,000 रुपए समोसा। तो पैसे तो सबके पास रहेंगे, कागज का नोट है उसको छापते चले जाइए और आपको एक समोसा खाने का मन करेगा, आप नहीं खा पाइएगा, फिर वो समोसे का रेट लगेगा। अब एक समोसा मेरे पास भी 10,000, आपके पास भी 10,000, तो जिसके पास 11,000 होगा वो समोसा ले लेगा, लेकिन जबकि दरअसल में उस समोसे का रेट 10 रुपए ही है। और उस समोसे का जगह या आप अपने भोजन जो करते हैं, आपके भोजन का जगह चाहे चावल हो दाल हो, उस चीज का जगह रुपया पैसा कभी नहीं ले सकता है। रुपया पैसा केवल और केवल एक माध्यम है, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। मुद्रा एवं विकास उसका दूसरे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीका से बताएंगे कि मुद्रा है क्या। मुद्रा केवल और केवल एक विनिमय का माध्यम है, अर्थात लेन देन का माध्यम है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र जरिया है, वो आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। रुपए पैसे हमारे किसी संसाधन के लिए ही होते हैं। आपको यदि भूख लगेगा या प्यास लगेगी तो आपको 20 रुपए की बोतल वाली पानी ही आपकी प्यास बुझा सकती है। अब उस प्यास को बुझाने के लिए आप पैसा नहीं पी सकते। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे
कि किसी भी देश में रुपया पैसा जो छाप करके बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस रुपये पैसों को बढ़ाने के लिए उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और यदि उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी तब आप अपने संसाधनों का उपयोग कर पाइएगा। तो अब एक और चीज इसमें समझते चलिए कि आर्थिक विकास में हमको यह भी सर बता दीजिए, अर्थव्यवस्था के विकास में, कि किसी देश में विकास इतना ज्यादा अर्थव्यवस्था हो जाता है, किसी देश में इतना कम क्यों होता है। तो हर देश में जो भौगोलिक कंडीशन होते हैं उसके अंतर्गत संसाधन की अलग अलग प्रचुरता पाई जाती है। वेनेजुएला, कुवैत, ईरान, इन सब देशों में पेट्रोलियम की व्यवस्था काफी ज्यादा है, और अपने भारत में पेट्रोलियम से चलने वाली चीजों की व्यवस्था ज्यादा। तो पेट्रोलियम जो जो कच्चा सामान है, कच्चा माल है, वो तो है नहीं, लेकिन उसकी उपयोगिता ज्यादा है। भारत में देखिए जनसंख्या कितना ज्यादा है। अब हर घर में एक एक बाइक आ जाए, हर घर में एक गाड़ी आ जाए, तो फिर हर घर के लिए उतना पेट्रोल तो नहीं है, तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना होता है। तो हम किसी चीज को दूसरों देशों से जब इंपोर्ट करेंगे तो हमको तो खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा तो फिर उसकी जो मांगे होंगी उस संसाधन को पूर्ति करना होगा, अन्यथा उसके रुपया में आपको खरीद बेच करना पड़ेगा। फिर आपके यहां जो सामान है उसको दीजिए, तो टोटल मिलाकर के किसी ना किसी उत्पादन के स्वरूप से ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश की वजह से ही इकोनॉमी बढ़ती है। तो हम लोग समझ रहे थे कि किसी भी देश में जो है आर्थिक व्यवस्था का ग्रोथ होना, किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है वो उसके उत्पादन क्षमता को लेकर बढ़ती है। केवल और केवल रुपया छाप देने से कोई भी देश अमीर नहीं हो जाता। उस देश के संसाधन जितने बढ़ेंगे, उत्पादन उस देश में जितना ज्यादा होगा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को क्लियर से पूरी तरीका से समझ गए होंगे कि किसी भी देश की अमीर होना और किसी देश का गरीब होना किस बात पर निर्भर करता है। अपना भारत देश अन्य सभी मामलों में अमीर हो, खान पान के मामले में जैसे जितने भी संसाधन होते हैं, चावल, गेहूं, वो सब उत्पादन किए जाते हो, लेकिन पेट्रोलियम व्यवस्था में अपना देश गरीब है, और वहीं पे ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, ये सब देश अमीर है। तो हमें वहां से संसाधन खरीदने होते हैं। संसाधन खरीदेंगे तो अपने देश में पेट्रोलियम वाली जितनी भी सामानें होंगी, चीजें होंगी, वो सब चलेंगी, और इस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था का विकास होता है। तो आप लोगों ने यहां पे एक चीज समझा कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा सीधा ये होता है, यह एक विनिमय का माध्यम। मुद्रा केवल एक लेन देन का वस्तु है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम अपने आर्थिक व्यवस्था के अगले टर्म में चलते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीकों से किया जाता है। अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीकों से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आर्थिक विकास, और द्वितीय नंबर पे है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास किस प्रकार से? तो आर्थिक विकास का तो सीधा मतलब होता है जो इकोनॉमिक व्यवस्था जितनी भी चीजें हैं, रुपया पैसा, संसाधनों की बढ़ोतरी, वो सभी आ जाएंगे आर्थिक विकास के अंतर्गत। और मौद्रिक विकास के अंतर्गत आता है उस देश में प्रचलित मुद्राओं की साख का बढ़ोतरी होना। इन सब को हम क्लियर से देखते हैं, लेकिन इन सभी से पहले एक और टॉपिक हमारे पास आते हैं, और वो है समावेशी विकास के। इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए ठीक, आज की कक्षा को हम समावेशी विकास को अध्ययन करके खत्म करते हैं। फिर अगले टर्म में हम लोग चलेंगे आर्थिक विकास और देश की मौद्रिक विकास क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग समझते हैं समावेशी विकास। समावेशी, सम मतलब होता है समान, वेशी मतलब वहां पे जितने भी समूह रहती हैं उन सभी की एकता, अर्थात समावेशी विकास। एक समूह अथवा एक क्षेत्र में रहने वाले हर वर्ग के लोगों का विकास समावेशी विकास कहलाता है। फिर से समझेंगे समावेशी विकास
किसी क्षेत्र में या किसी भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का एक साथ विकास होना समावेशी विकास कहलाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है। अब इसके डिफिनेशन पर अगर हम चलते हैं तो सीधा सीधा क्लियर कट लिख लेंगे, आर्थिक विकास की वह पद्धति, आर्थिक विकास की वह पद्धति जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। अर्थात इसी में लिखेगा, अर्थात उस विकास से समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, अछूता न रह जाए, समावेशी विकास कहलाता है। यह क्वेश्चन आते रहता है 2 मार्क्स में, बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, समावेशी विकास कहलाता। आप लोग इस समावेशी विकास को उतार लेंगे, इस समावेशी विकास को उतार लेंगे। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि अपने रोहित अध्ययन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पढ़ने में कैसा लगा, कौन सा टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, उस चीज को कमेंट करके जानकारी हमें जरूर दीजिएगा। लिखेंगे समावेशी विकास, सभी बच्चे लिख लेंगे समावेशी विकास। अरे आर्थिक विकास की वह पद्धति जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, अर्थात उस विकास से समाज के विकास हो, समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, समावेशी विकास कहलाता। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास 2 प्रकार से, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समावेशी विकास। तो एक एक करके जिस प्रकार से अपना टॉपिक खत्म होते जा रहा है, हम आने वाले दिनों में सारे टॉपिक्स को कवर करवा करके बिहार बोर्ड के एक बेहतर स्टूडेंट होने में आपकी मदद हम जरूर करेंगे। और आप अपने इस चैनल पे शॉर्ट्स में देखे होंगे कि जब हम लोग बिहार बोर्ड के वेरिफिकेशन में गए थे, टॉपर वेरिफिकेशन में, तो वहां पे हमारे जो स्टूडेंट थे, ऑफलाइन के स्टूडेंट, वो किस प्रकार से शानदार जवाब देते हुए आए हैं और टॉप रैंक में अपना जगह बनाए। तो बिल्कुल आप अपने क्लास को सीरियसली लिखिएगा, पढ़िएगा, लीजिएगा और उसको पढ़ने आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप लोग को डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, जिस पे आप लोग विभिन्न प्रकार के मैप्स को देखिएगा और मैप के जरिए आप लोग अध्ययन कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।